सो स्टूडेंट्स, हमने फीचर्स पढ़ लिए थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। अब है बारी मेरिट्स की। अब मेरिट समझते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फायदे क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट बच्चों बोला है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ये वाला पॉइंट हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको बहुत बार समझा दिया कि कोई पर्सन जितने पैसे इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में उसको उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, इसीलिए इसे लिमिटेड लायबिलिटी बोला है। द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। बोला है जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो उतनी ही लायबिलिटी के लिए लायबल हैं जितना उनने अभी तक पे नहीं किया है। मीन्स किसी शेयर होल्डर ने अगर 1,00,000 रुपए देने थे अभी तक 50,000 दिए तो सिर्फ उसे लॉस 50,000 का ही होगा। जितना पर्सन ने इन्वेस्ट किया है उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। मेरिट्स में दूसरा पॉइंट है बच्चों ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी एज द शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी can be sold in the market and such can be easily converted into cash in case the need arises। बच्चों यहाँ पे बोल रहा है जो हम शेयर्स परचेज करते हैं किसी भी कंपनी के, उसमें ये एडवांटेज रहता है कि अगर हमें कैश की नीड हो गई, देखिए कन्वर्टेड इनटू कैश इन केस द नीडेड अराइज, अगर हमें कैश की जरूरत है तो अपने शेयर हम सेल कर सकते हैं और कोई दूसरा पर्सन परचेज कर लेगा। इसीलिए बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हम सेल करेंगे तो दूसरा परचेज करेगा, दिस इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों परपेचुअल एग्जिस्टेंस। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, रिजाइनेशन और इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर एज इट हैज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। अच्छा, साफ साफ मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था, अगर कोई भी जो भी मेंबर है बिजनेस का, अगर उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट ले लेता है, रिजाइनेशन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक पर्सन जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, ये फॉलो होता है। दिस इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। लास्ट पॉइंट है बच्चों स्कोप फॉर एक्सपेंशन। जो बिजनेस जो भी होता है, जो कंपनी जो भी होती है, उन्हें एक्सपेंड करना इजी होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। एस देखिए लिखा भी, एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कंपनी के पास क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है, जिससे वो जब चाहे तब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है। लास्ट पॉइंट है बच्चों मेरिट्स का प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बच्चों जैसे सोल प्रोप्राइटर है, हमारे घर के अगल बगल की शॉप है, वहां पे जो अंकल या भैया जो भी शॉप चलाते हैं वही मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज, एमबीए, प्रोफेशनल बंदे चाहिए जो स्पेशलिस्ट हों, जिनको हायर सैलरी दी जाती है। रेट करते हैं आ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल। स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल को हायर करने के लिए, जॉब में रखने के लिए उन्हें हायर सैलरी दी जाती है। तो एक फायदा ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लिमिटेशन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। मीन्स कंपनी को स्टार्ट करना, फॉर्म करना बहुत टफ काम है, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है एक कंपनी को फॉर्म करना। तो ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है बच्चों लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी में तो बच्चों बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन है उन सारे मेंबरों को बताई जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू दी कंपनी वो सभी मेंबर्स को पता होगी। तो क्या होता है वो कुछ ना कोई मेंबर कुछ ना कुछ सीक्रेट को अनवील कर लेते हैं, अनवील कर देते हैं जिससे किसी को पता चल जाए। इससे क्या लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे आपके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं होता है।
इम्पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट, बिजनेस की जैसी नीड होगी वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरस रेगुलेशंस। बहुत सारी रेगुलेशन अथॉरिटी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो रेगुलेट करते हैं किसी कंपनी को। देखिए समझते हैं, द फंक्शनिंग ऑफ ए कंपनी इज सब्जेक्टेड टू मैनी लीगल प्रोविजन एंड कंपल्सन्स। बोल रहे हैं फंक्शन जो है कंपनी का सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजन, लीगल है गवर्नमेंट, एंड कंपल्सन, और कंपल्सरी है, वो करना ही करना पड़ता है। अ कंपनी इज बर्डन विथ न्यूमेरियस रेस्ट्रिक्शंस। बोले एक कंपनी में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑडिट, वोटिंग, फिलिंग और रिपोर्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सब चीजों के लिए उनको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो इससे अच्छा बहुत सारी जगह से हमें रेगुलेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। बच्चों जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उन सबसे कंसल्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। ये बोल रहा है बच्चों जो कंपनी है उसमें डेमोक्रेसी फॉलो होती है। किसी भी कंपनी में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है बच्चों टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें कंपनी के हायर पोजीशन जो ओनर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब लोग आते हैं। फिर आता है मिडिल मैनेजमेंट जिसमें मैनेजर वगैरह आते हैं। फिर आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें सुपरवाइजर, क्लर्क, ये लोग आते हैं। तो कुछ भी डिसीजन लेना है तो इन सबसे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो इससे टाइम लगता है और डिसीजन लेने में देरी होती है। लास्ट पॉइंट है बच्चों ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है कोई ऐसी सरकार या ऐसी कंपनी जो रन हो रही है, जिनके पास पावर किसी लोगों के पास है, फ्यू हैंड्स, मतलब ए गवर्नमेंट और ए कंपनी रन बाय ओनली ए फ्यू ऑफ्टन दी वेल्थी पर्सन्स। जिनके पास पैसा है या फिर कुछ पावरफुल लोग हैं वही उस कंपनी को चला रहे हैं, इसका मतलब होता है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। इन थ्योरी ए कंपनी इज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। बोला थ्योरी में, रिटर्न में तो बोला गया है कि डेमोक्रेटिक है, वेयर इन, लेकिन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स। बोला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कह रहा है ओनर होते हैं। In practice, however, in most large size organization having multitude of shareholders, बोला बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, the owners have minimal influence in terms of controlling or running of business। तो मेन चीज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का ये है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या कंपनी रन बाय ओनली ए फ्यू, कुछ ही लोग चलाते हैं और उसकी वेल्थ, पैसा भी किसी लिमिटेड लोगों के पास होता है। बच्चों कंपनी 2 टाइप की होती हैं। अभी तक हम पढ़ा हमने कंपनी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती हैं। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। बच्चों पब्लिक कंपनी मतलब जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। जिसको कौन ऑपरेट कर रही है, गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट, जैसे रिलायंस है, टाटा है, इस टाइप की कंपनियां हो जाती है प्राइवेट कंपनी। तो बच्चों इनका डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। बेसिस में बोला है मेंबर्स, कितने मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। बोला है पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ठीक है। फिर बोला मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर कितने हो सकते हैं किसी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मतलब मेंबर होना कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी में तो कंपलसरी है, मतलब अगर गवर्नमेंट जिस कंपनी को ऑपरेट करेगी उसमें मेंबर्स होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी में ये कंपलसरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब हम कंपनी की पावर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। तो पब्लिक जो गवर्नमेंट जिस कंपनी को चलाती है उसमें रेस्ट्रिक्शन है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी में है उसमें रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है, और पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, नो रेस्ट्रिक्शंस,
इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब दी शेयर्स, पब्लिक से अगर कहेंगे कि शेयर्स परचेज कर लीजिए, कंपनी में ओनरशिप हासिल करने के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, तो पब्लिक कंपनी में है कैन इनवाइट दी पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स और डिवेंचर। बोल रहा है हम इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि आओ सब्सक्राइब करो, शेयर्स और डिवेंचर परचेज कर लीजिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कह रहा है कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज, उसमें हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये था डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। हमने समझ ली दो टाइप की होती है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, उसका डिफरेंस हम समझ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है आपने अभी तक जो भी 5 टॉपिक पढ़ लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अगर आपको चांस मिले कोई बिजनेस करने का तो उसमें से आप कौन सा बिजनेस करेंगे? तो बोल रहा है अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा बिजनेस शुरू करने से पहले। पहला क्या कह रहा है, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसकी कॉस्ट क्या होगी और उसको स्टार्ट करने में आसान है उसको स्टार्ट करना या टफ है। बच्चों का सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत इजी है ओपन होना, लेकिन कंपनी हमने पढ़ा बहुत टफ है। ठीक है, तो यही चीज है कि ये सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना पड़ेगा, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बच्चों लायबिलिटी। अब आप जो भी बिजनेस चूज कर रहे हो तो आप ये भी देखोगे अगर बाई चांस लॉस हो गया तो कितना बर्डन मेरे पे आएगा। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ऐसे ही हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था जो मेंबर्स होते हैं उनकी तो लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता जो हेड होता है उसकी अनलिमिटेड होती है। तो आपने दिमाग में एक ये पॉइंट भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कॉन्टिन्यूटी। अब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो कंटिन्यूटी कैसे होगा। मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा था अगर किसी की सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर किसी भी पर्सन जो बिजनेस चला रहा है उसकी डेथ होगी तो बिजनेस भी बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा कंपनी के केस में नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में नहीं होता। तो आप कैसा बिजनेस चाहेंगे कि उसकी कंटिन्यूटी कैसे हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी मींस जो भी आप बिजनेस करेंगे उसे आप खुद मैनेज करेंगे या हायर प्रोफेशनल करेंगे। नए जो सीए हैं, एमबीए करके आए हैं, उन लोगों को आप जॉब में रखेंगे, क्या करेंगे ये है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल आपको पता है जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो हम पहले समझ चुके हैं। अब वो कैपिटल आप इकट्ठा कहां से करोगे, कलेक्ट कहां से करोगे, दिस इज कैपिटल कंसिडरेशन। ठीक है, वो पैसा हम लाएंगे कहां से ये समझना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें कंट्रोल आप कितना करोगे। कंपनी में आप फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर है, आप अकेले ओनर हो तो पूरा का पूरा कंट्रोल आप पे होगा। अगर आप ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो उसमें मिनिमम 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, तो कंट्रोल आपके हाथ से कम होगा। जो बाकी 2 डिसाइड करेंगे आपने उसमें भी एग्री करना पड़ेगा। तो कितना कंट्रोल रखना चाहेंगे आप अपने बिजनेस में, ये एक दिमाग में बात रखनी पड़ेगी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और फिर लास्ट पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कंपनी ओपन करना चाहोगे, किस टाइप का बिजनेस करना चाहोगे, ये सब आप पे डिसाइड करता है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे 7 पॉइंट्स हैं जो हमने ध्यान में रखने पड़ते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो स्टूडेंट थैंक यू, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।